Now we will start numerical problems of chapter number 13. First problem is statement is given as how many electrons pass through an electric bulb in 1 minute if 300 milliampere current is passing through it. इस क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। डेटा लिखते हैं। हमें करंट गिवन है, दैट वन इज 300 मिली एम्पेयर। आई इज इक्वल टू 300 मिली एम्पेयर। जब इसे एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन गिवन है 1 मिनट का, तो टी की वैल्यू आ गई 1 मिनट। सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 60 सेकंड्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमने फाइंड आउट करने। हमें पता है कि चार्ज Q किसके इक्वल होता है। Q इज इक्वल टू N इंटू ई, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहां से वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कितने हैं। तो N विल बी इक्वल टू Q बाय E, और E की वैल्यू हमें पता होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहां पे अगर हम Q की वैल्यू पुट करते हैं कि Q कितना है, जब करंट 300 मिली एम्पेयर फॉर 1 मिनट पास करता है किसी बल्ब में से, तो कितना चार्ज जो है वो फ्लो करता है वो हम कैलकुलेट करेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम करंट का रिलेशन यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्योंकि करंट का रिलेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो मैं उसे मॉडिफाई करके Q इज इक्वल टू आई इंटू टी लिख सकता हूं। तो हमारे पास I की वैल्यू भी गिवन है और T की वैल्यू भी गिवन है। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 18 कूलम। तो ये 18 कूलम Q की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आती है 1.125 इंटू 10⁻⁻20 number of electrons passes through the electric bulb in 1 minute when current through it is 300 milliampere. Thank you. Now we will start the second problem of chapter number 13. Statement is given as a charge of 90 coulomb passes through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the current in the wire? जब 90 कूलम चार्ज पास करता है किसी वायर में से 1 घंटे और 15 मिनट में, तो करंट कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं। क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q की वैल्यू गिवन है विच इज 90 कूलम। टाइम ड्यूरेशन गिवन है 1 और एंड 15 मिनट का। T की वैल्यू आ गई 1 और एंड 15 मिनट, जिसे हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो वो आ जाएगा 75 मिनट्स, क्योंकि 1 और के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट 1 आवर के हो गए और 15 मिनट्स ये, तो दोनों को 60 प्लस 15 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 75 मिनट्स। और जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो 75 इंटू 60 जो है वो होता है 4500 सेकंड्स। तो हमने टाइम को कन्वर्ट कर लिया 1 और 15 मिनट्स को सेकंड में, तो हमारे पास आ गए 4500 सेकंड्स। और करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें करंट का रिलेशन पता है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो हमारे पास यहाँ पे Q की वैल्यू भी गिवन है और T भी गिवन है, तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 0.02 एम्पेयर, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पॉइंट को दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 20 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, और 10⁻³ को रिमूव करेंगे तो हम इसे 20 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। थैंक यू। Now we'll start the third problem of chapter number 13. Statement is given as find the equivalent resistance of the circuit, total current drawn from the source and the current through each resistance. हमें फिगर के अंदर एक सर्किट गिवन है जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में है, और जबकि थर्ड रेजिस्टेंस R3 इन दोनों के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमें गिवन वैल्यूज हैं रेजिस्टेंस R1 विच इज इक्वल टू 6 ओहम, resistance R2 which is also equal to 6 ohm and R3 is equal to 3 ohm। और बैटरी जो कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल गिवन है which is V is equal to 6 वोल्ट। हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमें कहा गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी R1, R2 और R3 तीनों जो हैं सर्किट में कितनी नेट रेजिस्टेंस ऑफर कर रही हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो हमने Re की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स,
यानी बैटरी से टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो करता है इन तीनों रेजिस्टेंसेस की वजह से, तो हमने I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद थर्ड चीज हमें कही गई द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी R1, R2, R3 तीनों में से इंडिविजुअली कितना कितना करंट फ्लो करता है वो कैलकुलेट करना है। तो हम R1, R2, R3 में से जो करंट फ्लो करता है उसे सिमिलरली रिप्रेजेंट कर देते हैं I1, I2 और I3 से। ये तीनों करंट्स भी हमने इंडिविजुअली क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की तरफ। याद रखें, जब किसी भी सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होती है तो सबसे पहले उसके अंदर लगी हुई जितनी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब वो सॉल्व होंगी तो बाकी सर्किट जो बच जाएगा वो सीरीज में होगा, तो उसे सॉल्व करना आसान होगा। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को अगर देखें तो इसके अंदर R1 और R2 रेजिस्टेंस जो है, R1 और R2 रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी हुई है। तो पहले हम इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सिंस द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, so for parallel combination we can write the relation as 1 over R is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. R is the equivalent resistance of R1 and R2 which are connected in parallel combination. तो values put की R1 और R2 की relation के अंदर, जो कि each की वैल्यू है 6 ओहम, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है R इज इक्वल टू 3 ओहम। अब हम R1 और R2 रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल में लगी हैं इन दोनों को रिमूव करके इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो 3 ओहम के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमने इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओहम के इक्वल कैलकुलेट की है। तो सर्किट मॉडिफाई होकर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। आर, अब सर्किट को अगर देखें तो उसमें आर और R3 रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज में लगी हैं, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर ई इज इक्वल टू आर प्लस R3। हम आर और R3 की वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू भी 3 ओहम है और R3 की वैल्यू भी 3 ओहम है, तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 6 ओहम, जो कि हमारा सबसे पहला रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, जो कि मॉडिफाई होकर सर्किट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस अगर 6 ओहम की लगी हो सोर्स 6 वोल्ट के साथ, तो वो बिल्कुल सेम वे में उतनी ही ऑपोजिशन ऑफर करेगी जितनी R1, R2, R3 क्वेश्चन में गिवन कॉम्बिनेशन में लगी हो तो ऑफर करती है। उसके बाद हमें कहा गया था कि टोटल करंट थ्रू दी सर्किट फाइंड आउट करें, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया और हमारे पास पोटेंशियल V की वैल्यू गिवन है, तो हम ओहम लॉ को यूज करते हुए टोटल करंट थ्रू दी सर्किट निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर ई, तो यहां से I की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाता है V ओवर आर ई। V 6 वोल्ट है और आर ई जो है 6 ओहम, तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास टोटल करंट थ्रू दी सर्किट आ गया 1 एम्पेयर। उसके बाद हमें कहा गया कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस निकाले, मींस ये 1 एम्पेयर का करंट तो नेट करंट है जो सर्किट में फ्लो करता है, तो जब ये मूव करेगा R1, R2, R3 में से तो तब कितनी कितनी वैल्यूज होगी करंट की वहां पे, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस हम इस सर्किट के अंदर दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, वन इज ए एंड सेकेंड वन इज बी। तो हमने ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू निकालनी है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना है यहाँ पर, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेशन यूज करते हैं वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर, वेयर आर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। आई इज द नेट करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड वी ए बी इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी। तो दोनों की वैल्यू आई और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आई 1 एम्पेयर है और आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 और R2 की 3 ओहम है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी जो है वो क्या आ गया, 3 ओहम आ गया। इस पोटेंशियल को यूज करते हुए हम करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 और R2 जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1, तो हम उसके लिए ओहम लॉ को यूज करते हैं और उसे मॉडिफाई कर देते हैं। ओहम लॉ था V इज इक्वल टू आई आर, तो वहां से हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू V ओवर आर, तो हमने I1 कैलकुलेट करना है,
तो I1 करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 है, तो जो पोटेंशियल होगा जो R1 रेजिस्टेंस को मिल रहा है वो VAB है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.5 एम्पियर। उसके बाद हमने करंट कैलकुलेट करना है थ्रू रेजिस्टेंस R2, तो उसके लिए भी हम यही रिलेशन यूज करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा R2 रेजिस्टेंस के लिए I2, क्योंकि करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2 जो है वो I2 है, विच इज इक्वल टू VAB, क्योंकि R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो VAB से रिप्रेजेंट किया हमने, और R2 रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू और VAB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास रिजल्ट आ गया I2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अगर आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट याद हो तो वहां पे हमने कुछ चीजें नोट डाउन की थी। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो नेट करंट थ्रू दी सर्किट जो है वो 1 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस R1 और R2 जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। जब ये 1 एम्पियर का करंट यहाँ भी आएगा पॉइंट ए के ऊपर तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक हिस्सा मूव करेगा रेजिस्टेंस R1 में से और दूसरा हिस्सा मूव करेगा रेजिस्टेंस R2 में से, क्योंकि हमारे इस केस में दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, सेम वैल्यू की हैं, तो करंट इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा थ्रू R1 एंड R2, जो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर लिया कि करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 वो भी 0.5 एम्पियर है, और करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2 जो है वो भी 0.5 एम्पियर है। अगर ये रेजिस्टेंस R1 और R2 डिफरेंट होती, एक बड़ी होती और एक छोटी होती, तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती उसमें से करंट कम पास करता, और जिसकी वैल्यू कम होती उसमें से करंट ज्यादा पास करता। और जब ये बी पॉइंट पे आता रेजिस्टेंस R1 में से फ्लो करके और R2 में से फ्लो करके, तो दोबारा इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 1 एम्पियर, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस दोबारा बी पॉइंट पे क्या हो जाते, कंबाइन होके सेम हो जाते। तो इसका मतलब लॉजिकली भी अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस R3 में से करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर, जो नेट करंट सर्किट में से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट थ्रू रेजिस्टेंस R3 will be equal to I3 is equal to VBC, where VBC is the potential drop between the point B and C। वो भी हमारे पास क्या होगा, 3 वोल्ट के करीब होगा। तो R3 की वैल्यू भी है हमारे पास, VBC भी है विच इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। थैंक यू। फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर नंबर 13। Statement is given as a rectangular bar of iron is 2 cm by 2 cm in cross section and 40 cm long. Calculate its resistance if the resistivity of iron is 11 into 10 raised to power minus 8 ohm meter। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक रेक्टेंगुलर बार जो कि आयरन की बनी हुई है, जिसकी डायमेंशंस गिवन है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें लेंथ गिवन है रेक्टेंगुलर बार की कि उसकी लंबाई कितनी है। एल की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.4 मीटर। और थर्ड चीज जो गिवन है दैट वन इज द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन विच इज इक्वल टू 11 इंटू 10⁸ ओहम मीटर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, और रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो की वैल्यू भी गिवन है, एल भी है और ए भी है। तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है 1.1 इंटू 10⁻⁴ ओहम which is the required result of the resistance of a rectangular bar having dimensions of 4 cm square and length of 0.4 meter. Thank you.